हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सन्नी तोमर और मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नई वीडियो 12th क्लास इंटीग्रेशन विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, जो कि एयरफोर्स, एनडीए, जेई और 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत क्वेश्चंस 12th क्लास में, एयरफोर्स में और एनडीए में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपके लिए 12th क्लास फ्री क्रैश कोर्स 7 जुलाई से शुरू करने वाला था, मैंने उसकी डेट डिले कर दी है क्योंकि अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। यदि आपको कोर्स चाहिए तो आप 1000 सब्सक्राइबर कर दें, तभी मैं वो कोर्स शुरू करूँगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइबर के कोर्स करने का क्या फ़ायदा। आप ट्यूशन में, कोचिंग में इतनी फ़ीस देते हो और आपको सिर्फ यहाँ पर एक सब्सक्राइब ही तो करना है और आपको फ्री में क्रैश कोर्स मिल रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखिए, समाकलन, इंटीग्रेशन, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। ये देखिए जरा, यानी कि मार्क ऑफ इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का चिन्ह। साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये समाकलन का चिन्ह होता है। नेक्स्ट, फुल मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। फुल मार्क ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन एफ एक्स क्या है? एफ एक्स एक फलन है और डी एक्स क्या है? डी एक्स हमें ये बताता है कि हमें समाकलन किसका करना है। ये तो समाकलन का चिन्ह है, लेकिन समाकलन भी तो करना पड़ेगा। समाकलन किसका करना? समाकलन करना है एफ एक्स का, और किसके सापेक्ष करना है? वो है डी एक्स, यानी कि डी एक्स के सापेक्ष हमें अब समाकलन करना है एफ एक्स का। ठीक है, ये देखो मैं नीचे लिखा भी है एफ एक्स। वो अगर वहाँ पर आपको नहीं दिख पा रहा हो तो नीचे लिखा है मैंने एफ एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स का मतलब है कि हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। अगर यहाँ डी वाई होता तो वाई के सापेक्ष, जेड होता तो जेड के सापेक्ष, और ये एफ एक्स है तो यानी कि एफ एक्स का हमें समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। अगर यहाँ एफ वाई होता तो वाई का करना है, जेड होता तो जेड का करना है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि ये डी एक्स, ये एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। अगर यहाँ पर वाई होता और यहाँ वाई होता तो इसके अलावा जो भी यहाँ कोई फलन होगा वो कांस्टेंट होगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर यहाँ वाई होता तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी ये सब कांस्टेंट होंगे उसके सापेक्ष। ठीक है, तो अब आओ हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन के सूत्र। क्योंकि मैंने आपसे पहली वीडियो में ही बताया था कि मैथमेटिक्स में सूत्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो सूत्र को आपको तो याद करना ही पड़ेगा, उसकी कोई ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट होता नहीं। और जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाए और वहाँ से वीडियो देख सकता है। मैंने पहले भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर वीडियो बना रखी है। तो फॉर्मूला देखते हैं। ये है इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन, यानी कि समाकलन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। तो इसका समाकलन होता क्या है? होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब यहाँ एन का क्या मतलब है? एन का मतलब है इनकी कोई भी कांस्टेंट राशि, वो 1, 2, 3 गिनती हो सकती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 या ए, बी, सी कुछ भी। यानी कि यहाँ पर हमारा फलन क्या है? एक्स की पावर एन, ये तो हमारा फलन हो गया। और हमें सापेक्ष किसके करना है समाकलन? एक्स के सापेक्ष। तो एक्स से अलग जो भी कुछ भी होगा वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। एक्स से अलग जो भी होगा कुछ भी हो सकता है। तो उसका हम इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन कैसे करेंगे? एक्स की पावर एन का, यानी कि एक्स की पावर 2 का। एक्स की पावर 2 हो यहाँ पर तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, है ना? ऐसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक रेस्ट्रिक्शन है, हमारे साथ प्रतिबंध है एक, n डज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर यहाँ -1 हो गया, -1 में +1 जुड़ गए 0। और जब किसी के बटे कुछ 0 होता है तो उसे इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत। तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, यानी कि समाकलन 1/x इंटू डी एक्स।
तो इसका समाकलन कितना होता है 1/x का। यदि हमें कहीं 1/x लिखा मिल जाए और x के सापेक्ष है, यहाँ सब x के सापेक्ष ही हो रहा है समाकलन, तो अगर यहाँ y होता तो यहाँ 1/y होता, dx यहाँ dz होता तो 1/z होता, है ना। तो उसके हिसाब से बदल जाएगा। तो यहाँ 1/x इंटू डी एक्स का log x, ठीक है। इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, ई की पावर x इसका सेम ही रहता है, ए की पावर x इंटू डी एक्स, ई की पावर x अपॉन log a। इंटीग्रेशन ए की पावर x इंटू डी एक्स का ए की पावर x अपॉन log a। नेक्स्ट इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, यानी कि इंटीग्रेशन sin x इंटू डी एक्स cos x। sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, यानी कि समाकलन tan x, यानी कि हमें sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स मिलेगा तो tan x लिखना है हमें उसकी जगह। ये आ गया इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, कोसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस कोट x। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं 12th क्रैश कोर्स शुरू कर दूंगा, वो आप पे है। आप वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में इतनी फ़ीस देते हो, सिर्फ एक सब्सक्राइब ही तो करना है। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x, यानी कि इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू sec x। नेक्स्ट tan इंटीग्रेशन cos x इंटू कोट x माइनस कोसेक x, कोसेक x इंटू कोट x का माइनस कोसेक x, sec x इंटू tan x का tan x। इस बात का ध्यान रखना है, sec x इंटू tan x का sec x, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है साइन इनवर्स x, और इसमें ही माइनस लगा दो बस, सिर्फ चिन्ह का ही तो फ़र्क है। ये देखो 11th और 12th, यानी कि साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x के जहाँ समाकलन किया है हमने 11th और 12th 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ चिन्ह का ही तो फ़र्क है, और कोस इनवर्स x। अगर माइनस होगा तो कोस इनवर्स x, प्लस होगा तो साइन इनवर्स x। 13 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स टेन इनवर्स x। अगर यह y होता 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो टेन इनवर्स y, सेम ही मैंने बताया था, जो होगा वो उसके हिसाब से बदल जाएगा। वो इसमें भी चिन्ह का ही फ़र्क है, देखो साइन का ही फ़र्क है। इंटीग्रेशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कोट इनवर्स x। इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। यहाँ भी देखो साइन का ही फ़र्क है। ये इंटीग्रेशन माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। नेक्स्ट, अब ये आ गया कांस्टेंट। भाई कोई अगर निश्चित राशि आ जाए, हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे संख्या ही आ जाए या ए बी सी कुछ भी आ जाए, यानी कि उस फंक्शन से अलग सब कांस्टेंट ही है। मैंने आपको पहले बताया था डी एक्स से अलग सब। अब हमें एक्स के सापेक्ष करना है, डी एक्स का मतलब क्या है, ये तो बता रहा है एक्स के सापेक्ष करना है, तो इससे अलग सब कुछ कांस्टेंट ही तो है। तो 1 जैसे कि यहाँ मैंने बताया, तो कांस्टेंट का कैसे करेंगे, तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, यानी कि उस कांस्टेंट की x में गुना होगी बस। देखो नेक्स्ट, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 को बाहर ले लेते, 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का हमें पता ही है क्या होता है x, तो 2 की गुना हो 2x। ऐसे ही देखो यहाँ पर हमने लिया z, इंटीग्रेशन z इंटू डी एक्स। अब हमें समाकलन x के सापेक्ष करना है, तो उसके अलग तो कुछ भी हो कांस्टेंट ही है। यहाँ पर क्या है z, तो z का क्या हो जाएगा, z को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या मान लेंगे 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का हमने बताया ये पहले x होता है, तो z की गुना z इंटू एक्स। आपको कांस्टेंट का भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन आ गया। अब हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है x की पावर n इंटू डी एक्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखिए हम x की पावर 1 मान सकते हैं ना, x
की पावर 1 मान लिया हमने इंटू डी एक्स। फिर क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स क्या होता है n, ये 1 कॉन्स्टेंट ही तो है, मैंने कहा था इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। 1 आ गया यहाँ पर, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 कर देंगे। जैसे यहाँ एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 क्या हुआ है, तो यहाँ इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 कर दिया सही, इज इक्वल टू x² अपॉन 2। इसे इंटीग्रेशन में समझना, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये वैसे ही कोई निशान है, तो x² अपॉन 2 प्लस c। अब यहाँ पर c, अब ये c क्या है भाई, ये c है एक कांस्टेंट राशि, यानी कि अगर हमारी इक्वेशन में यहाँ पर कोई कांस्टेंट आता तो उसकी जगह हम c लिख देते हैं। c क्या है, कांस्टेंट। देखो चलो इसे भी समझते हैं। तो हमें मान लिया फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन f(x) इंटू डी एक्स। वैसे तो f(x) का ये समाकलन होता नहीं है, लेकिन बस सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से जाके आपको c समझ में आ जाए, इसलिए किया। यानी कि f(x) का जो समाकलन होता है माना है सिर्फ, ये होता नहीं है। f(x) इंटू डी एक्स का समाकलन मैंने यहाँ पर f(x) + 1/2 2/3 लिख रखा है ना, ये मैंने इसका समाकलन तो लिखा है, लेकिन ये समाकलन होता नहीं है, सिर्फ माना है। f(x) मान लिया ये हो गया, f(x) इंटू डी एक्स का समाकलन ये हो गया, f(x) + 1/2 + 2/3 + 0.44, ऐसे कुछ बहुत सारी संख्याएँ आ गई। तो फिर उसकी जगह वो फंक्शन यानी कि जो समाकलन होके आया वो प्लस c, यानी कि उन सब कांस्टेंट की जगह c। तो ये है कांस्टेंट की अहमियत, ये c की अहमियत, ये है c, इसलिए हम c का प्रयोग करते हैं। भले ही इसमें कांस्टेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी हम c का प्रयोग करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया इंटीग्रेशन x की पावर -6 इंटू डी एक्स। अब इसमें भी वही x की पावर n अपॉन n + 1, तो -6 + 1 अपॉन -6 + 1, -6 में 1 जुड़ेगा, यानी कि 6 में 1 जुड़ेगा तो कितना, -5 अपॉन -5। अब ये माइनस हम ऊपर ले गए, -x की पावर -5 अपॉन 5 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/√x इंटू डी एक्स। अब इसका कैसे करें, तो इंटीग्रेशन 1/√x को हम क्या कहते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। फिर क्या करेंगे, अब ये देखो इंटीग्रेशन x की पावर -1/2, क्योंकि ये ऊपर चले गया तो माइनस, ये है घातांक के नियम। ये देखो 1/x² है तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, x की पावर -2। ऐसे ही अगर x की पावर -3 है तो उसे बटे में ले जाएंगे, 1/x की पावर 3 हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल रूल यानी कि घातांक के नियम है, ठीक है। तो वही किया है, बस x की पावर -1/2 हो गया, और फिर वही x की पावर कांस्टेंट ही तो है 1/2। मैंने कहा तो कोई भी संख्या हो सकती है उधर, तो x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 क्या हो गया, x की पावर -1/2 -1/2। ये देखिए थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये -1/2 नहीं +1/2 है। ये x की पावर जब 1 में -1 जुड़ेगा तो +1 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये देखिए +1/2, x की पावर +1/2 अपन 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू में, तो 2 और x की पावर 1/2 को फिर से हमने उसमें बदल दिया √x में, और प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/x √x इंटू डी एक्स। अब देखो इसे कैसे किया हमने, इंटीग्रेशन 1/x तो ऐसे कैसे, इंटू √x को क्या लिख सकते हैं, फिर से x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। फिर हमने क्या किया 1/x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, यानी कि हमने 1/2 में 1 जोड़ दिया। ये भी एक्सपोनेंशियल नियम यानी कि घातांक का नियम है। जरा देखो मान लिया लिखा है x² इंटू x की पावर 3। अब देखो दोनों जुड़ गई, x की पावर 5, वही तो क्या है, एक x की पावर 1 और x की पावर 1/2, दोनों को जोड़ दिया तो x की पावर 3/2। अब ये मत समझ लेना सब घात जुड़ेगी, यानी कि मान लिया x² इंटू y³ है तो ये नहीं जुड़ेगा। अगर एक जैसे है यानी कि x की पावर 2 है और x की पावर 3 है तो जुड़ेगी। मान लिया y की पावर 2 है तो y की पावर ही 3 होनी चाहिए, या कुछ भी घात तो कुछ भी हो सकती है, y की पावर 4 हो या y की पावर 5 हो तो वही जुड़ेगी, है ना। उनके आधार सेम होने चाहिए। तो 1/x की पावर 3/2, लेकिन हमारा सूत्र तो अब भी नहीं बना, तो हमें इसे फॉर्मूला भी तो बनाना पड़ेगा।
अब इसका तो हमारे पास कोई सूत्र है ही नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर -3/2। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऊपर जाने पर घात माइनस हो जाती है, तो इंटू डी एक्स। अब इस फॉर्मूला बन गया एक्स की पावर n इंटू डी एक्स का, वही एक्स की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला बन गया। तो फिर लगा देंगे एक्स की पावर n+1 यानी कि -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 क्या आ गया। अब 3/2 में से 1 घट के -1/2 आएगा, और नीचे भी यही -1/2। अब क्या किया हमने, x को तो नीचे ले गए तो रूट x हो गया, क्योंकि x की पावर 1/2 को रूट कह सकते हैं, रूट x। और ये 2 जो नीचे था भाग में वो ऊपर चला गया गुणा में, तो -2/√x + c ये आ गया। तो दोस्तों आपको अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं आपके अगर नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, क्रैश कोर्स अगर आपको चाहिए, आप ट्यूशन में इतनी फीस देते हैं तो इसलिए आपको करना ही होगा।